ये हुआ था, क्वेश्चंस भी हो गए थे, दिस वन हो गया था। दिस, ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह। यहां तक हुआ था बस। चलो क्वेश्चंस देखते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। योर नेम इज कनिष्का, लास्ट क्लास में आधी क्लास छोड़ के चले गए थे, वापिस आया नहीं नेटवर्क। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, लखनऊ सेशन ऑफ आईएनसी इन 1916 इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, क्यों सिग्निफिकेंट था लखनऊ सेशन कांग्रेस का? लखनऊ सेशन मैंने आपको बताया था दो चीजों के लिए जाना चाहता था। वन वॉज एक तो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का ज्वाइंट सेशन, और दूसरा मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन। तो क्या होगा? इट लेड टू यूनिटी बिटवीन मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट्स। लखनऊ पैक्ट वॉज साइंड बिटवीन, अब ये लखनऊ सेशन का ही एक पार्ट था लखनऊ पैक्ट। It was signed between Muslim League and the Congress. Congress and Muslim League. Who was the president of INC at the Lucknow session? बिल्कुल भी रिवाइज नहीं किया है। AC मजूमदार, अंबिका चरण मजूमदार। Which of the following was the first civil disobedience movement led by Mahatma Gandhi in India? मैंने बताया था जो तीन स्ट्रगल्स थे जिसमें गांधी जी इन्वॉल्व थे। यस वेरी गुड, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह वॉज रिलेटेड टू द ग्रेवियंसेस ऑफ, किसके ग्रेवियंसेस थे? इंडिगो कल्टीवेटर्स। यस वेरी गुड। द तिनकथिया सिस्टम वॉज एसोसिएटेड विद, तिनकथिया सिस्टम था कि जो फार्मर्स थे उनको 3/20 ऑफ देयर लैंड होल्डिंग के ऊपर इंडिगो उगाना पड़ता था। दैट वाज चंपारण। Which weapon did Gandhi used during Ahmedabad mill strike? Yes, very good. Hunger strike. Which of the following movement did Sardar Patel played a prominent role? इसमें सरदार पटेल ने प्रोमिनेंट रोल प्ले किया था? हाँ, नहीं नहीं, खेड़ा में, खेड़ा में गांधी जी वॉज इनडायरेक्टली एसोसिएटेड, डायरेक्टली थे सरदार पटेल। खेड़ा सत्याग्रह वॉज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट, किसके प्रोटेस्ट में लॉन्च किया था खेड़ा सत्याग्रह को? खेड़ा में क्रॉप्स फेल हो गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर भी रेवेन्यू बढ़ा दिया, तो ऑप्शन सी, हाई रेवेन्यू डिमांड डिस्पाइट क्रॉप फेलियर। Who among the following helped महात्मा गांधी ड्यूरिंग चंपारण? खेड़ा में तो हो गए वल्लभ भाई पटेल, चंपारण में गांधी जी की मदद की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? मैंने आपको बताते हैं जो आपकी मूवमेंट्स हैं चंपारण, अहमदाबाद, आपकी जो तीसरी थी खेड़ा, इसकी सीक्वेंस भी आपको याद रखनी है इस तरह से, केक, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा। चंपारण हुआ 1917 में और अहमदाबाद और खेड़ा हुआ 1918 में। बताओ फिर कौन सा करेक्टली मैच्ड है? सी, खेड़ा सत्याग्रह 1918। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका आज का क्लास। सो नाउ इज रॉलेट एक्ट। अब हमने देखा था 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू होती है। हमने देखा था इंडियंस का जो रिस्पॉन्स था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वो किस तरह से था।
मॉडरेट्स ने कहा कि हम तो सपोर्ट करेंगे ब्रिटिश वॉर एफर्ट को, एक्सट्रीमिस्ट ने भी मिस्टेकन बिलीफ में सपोर्ट किया कि हो सकता है अगर ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें तो ब्रिटिशर्स हमें सेल्फ गवर्नमेंट दे दें। रेवोल्यूशनरीज का क्या था कि भाई हम जितनी मर्जी मदद कर ले ब्रिटिशर्स की, ब्रिटिश हमारे फेवर कभी नहीं हो सकते, तो दे डिसाइडेड टू वेज अ वॉर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। अब 1918 में खत्म हो जाती है आपकी वर्ल्ड वॉर 1। अब जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई तो इंडियंस को लगा कि भाई अब तो हमें कोई रिफॉर्म्स दिए जाएंगे, सेल्फ गवर्नमेंट दी जाएगी। लेकिन सेल्फ गवर्नमेंट देने की बजाय ब्रिटिशर्स क्या एक्ट लेकर आ जाते हैं? रॉलेट एक्ट। इट वॉज अ इमरजेंसी मैकेनिज्म दैट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द नॉर्मल टाइम्स। वॉर तो खत्म होगी, नॉर्मल टाइम्स होंगे अब, लेकिन ये इमरजेंसी मैकेनिज्म था जिसको इंडियंस ने बोला ब्लैक एक्ट, काला कानून। अब ऐसा क्या था इस एक्ट में जो इसको हमने बोला ब्लैक एक्ट? एक तो इसमें इन्होंने बोला कि किसी को भी इन प्रिजन कर दो 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के, कोई ट्रायल नहीं चलेगा, 2 साल के लिए उसको इंप्रिजन कर दो अगर वो सस्पेक्ट है टेररिज्म का। एक 3 हाई कोर्ट के जजेस का स्पेशल बेंच बनाया जाएगा जो डिसाइड करेगा कि कौन कल्प्रिट है और कौन कल्प्रिट नहीं है, और उस हाई कोर्ट के बेंच के ऊपर कोई कोर्ट ऑफ अपील नहीं होगी। अब इंडियंस ने इस एक्ट को कहा ब्लैक एक्ट। तो इसी के लिए पूरे देश में नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया और गांधी जी ने एक सभा बनाई जिसका नाम था सत्याग्रह सभा। इन ऑर्डर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट, गांधी जी फॉर्म्ड अ सभा कॉल्ड एज सत्याग्रह सभा। और फिर इसी रॉलेट एक्ट के टाइम पीरियड के दौरान जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है। नाम सुना जलियांवाला बाग मैसेकर का? तो उससे फिर गांधी जी को लगता है कि भाई ये जो मैंने सत्याग्रह सभा बनाई दैट वाज अ हिमालयन ब्लंडर। अब हम देखते हैं कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर था वो क्या था। अब डेट की बात करें तो डेट वाज अप्रैल 13, 1919। दैट वाज अ बैसाखी डे इन इंडिया। बैसाखी सेलिब्रेट करते थे उस दिन। तो कुछ हमारे जो इंडियंस थे वो इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। दैट इज लोकेटेड इन अमृतसर। अब इकट्ठे हुए क्यों थे? बेसिकली उनके 2 लीडर्स थे। वन लीडर वॉज डॉक्टर सत्यपाल अनदर वॉज डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ब्रिटिशर्स ने इन 2 लीडर्स को कर लिया था अरेस्ट। अब अरेस्ट क्यों किया था? ये पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, स्टिल ब्रिटिशर्स ने उनको अरेस्ट कर दिया। अब इन्हीं लीडर्स के अरेस्ट के खिलाफ हमारे कुछ इंडियंस इस पार्क में इकट्ठा हुए थे। अब सिर्फ वही नहीं थे, कुछ वहां पर बैसाखी सेलिब्रेट करने के लिए आए थे, कुछ वहां पर सिर्फ पास कर रहे थे उस पार्क से। तो ऑफिसर इन चार्ज जिसने गोलियां चलाई थी दैट वाज जनरल डायर, रेगिनाल्ड डायर। डायर आता है, जो एक एग्जिट होता है उस गेट का एंट्रेंस एग्जिट, उसको मैन करके अपने जो साथ में आर्मी होती है उसको बोलता है फायरिंग करने के लिए। और टोटल फायरिंग में देयर वर कैजुअलिटीज 379 इंडियंस जो थे दे वर डेड एंड 192 इंडियंस वाउंडेड। ये था ब्रिटिशर्स का ऑफिशियल आंकड़ा, ऑफिशियल एस्टिमेट। इंडियन एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग more than 1000 people died and more than 1200 people wounded। तो इस तरह से ये जलियांवाला बाग मैसेकर था। अब इस जलियांवाला बाग में जो मैसेकर हुआ उसके प्रोटेस्ट में 2 इंडियंस थे जिन्होंने अपने टाइटल्स को रेनाउंस कर दिया। वन वाज महात्मा गांधी, अनदर वाज रविंद्रनाथ टैगोर। अब जो महात्मा गांधी थे उनको एक टाइटल मिला हुआ था जिसका नाम था केसरे हिंद। गांधी जी ने टाइटल रिनाउंस कर दिया। रिनाउंस करना मतलब वापस दे देना। अब वापस क्यों दिया जाता है टाइटल? एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट, कि भाई हम प्रोटेस्ट करते हैं जो तुम लोगों ने किया है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, अपने टाइटल्स को रिनाउंस कर रहे हैं। अब गांधी जी को केसर हिंद टाइटल कब मिला था? 1899 में जब साउथ अफ्रीका में बोयर वॉर्स हो रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो गांधी जी ने वहां पर ब्रिटिशर्स की मदद की थी।
इस तरह से गांधी जी ने एक इंडियन एम्बुलेंस कॉर्प ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें क्या था, जो ब्रिटिश सोल्जर्स इंजर्ड हुए थे उनको मेडिसिन प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, फूड की सर्विसेज, पानी की सर्विसेज। तो उस वजह से गांधी जी को ब्रिटिशर्स ने दिया था केसरे हिंद टाइटल। तो गांधी जी ने जलियांवाला बाग मैसेकर के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हुए उस अवार्ड को कर दिया वापस। रविंद्रनाथ टैगोर को एक अवार्ड मिला था, दैट वाज नाइटहुड टाइटल। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड टाइटल रिनाउंस कर दिया। तो आपको याद रखना है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अपने टाइटल्स रिनाउंस किए थे वो कौन से थे, किस इवेंट के प्रोटेस्ट में उसको उन्होंने रिनाउंस किया था। तो कौन सा इवेंट था, जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जलियांवाला बाग मैसेकर हो जाता है तो उसके बाद एक कमेटी अपॉइंट की जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा इस चीज को प्रोब करने के लिए कि जो वायलेंस हुई जलियांवाला बाग में वो क्या जरूरी थी या नहीं, वो सही थी या नहीं। तो नेम ऑफ द कमेटी वाज हंटर कमेटी। हंटर कमेटी ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट की। अब हंटर कमेटी के बिल्कुल साथ साथ पैरेलल काम करने के लिए कांग्रेस ने भी एक कमेटी अपॉइंट की, दैट वाज कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी। कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी। अब हंटर कमेटी को बोला गया था कि भाई देखो जो डायर ने किया वो सही था कि नहीं। हंटर कमेटी ने देखा और अपना ओपिनियन दिया कि हाँ डायर ने जो किया वो गलत भी नहीं था, सही भी नहीं था। मतलब कि जो फायरिंग की उसकी जो लेंथ थी वो कम होनी चाहिए थी, इतनी ज्यादा फायरिंग करने की जरूरत नहीं थी। और जो क्राउड था उसको पहले एक प्रायर वार्निंग इशू करनी चाहिए थी डायर को। तो जो हंटर कमेटी थी दैट वाज जस्ट ए आई वॉश, कि इंडियंस को लगे कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स ने कुछ कर दिया है, कमेटी अपॉइंट करके प्रोब कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जनरल डायर था उसको कमांड से रिमूव कर देते हैं, ही वॉज रिटायर्ड, और उसको 26,000 पाउंड्स का एक गिफ्ट दिया जाता है अपनी रेस्ट ऑफ द लाइफ को बिताने के लिए। अब 26,000 पाउंड उस टाइम के ऊपर तो एक बड़ा अमाउंट हुआ करता था। 4 साल के बाद जनरल डायर को हार्ट अटैक आते हैं और उसकी हो जाती है डेथ। अब होगी भी क्यों नहीं, काम ही ऐसा किया। तो इस तरह से डायर का किस्सा खत्म हो जाता है। अब एक और डायर था जिसका नाम था माइकल ओ डायर। उधम सिंह का नाम सुना है? उधम सिंह ने जिसको मारा था दैट वाज माइकल ओ डायर। ही वॉज द जनरल ऑफ द पंजाब जिसने मार्शल लॉ पंजाब में इंपोज किया था। एक्चुअल कमांड को कैरी किया था डायर ने। रेगिनाल्ड डायर ने एक्चुअल में गोलियां चलाने का ऑर्डर इशू किया जलियांवाला बाग में, इसने वो टॉप के लेवल के ऊपर ऑर्डर इशू किया था। तो वो तो पहले ही मर गया हार्ट अटैक से, तो ये जो बचा था उसको भी उधम सिंह ने मार दिया। चलिए इन क्वेश्चंस को देखिए। विद रेफरेंस टू द रॉलेट एक्ट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीडिशन कमेटी। यस, ब्रिटिशर्स ने एक सीडिशन कमेटी अपॉइंट की थी, उसी की रिकमेंडेशन पर यह बेस्ड था। दूसरा देखो, इट अलाउड द गवर्नमेंट टू डिटेन पीपल विदाउट ट्रायल। दूसरा भी सही है, उन्होंने कहा कि 2 साल के लिए हम किसी को भी डिटेन कर सकते हैं। बोथ 1 and 2। रॉलेट एक्ट वॉज ऑल्सो नाउन एज ब्लैक एक्ट। What was गांधीजी's रिस्पॉन्स टू द रॉलेट एक्ट? गांधी जी ने क्या किया रॉलेट एक्ट के रिस्पॉन्स में? कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई? यस, सत्याग्रह सभा। गांधी जी ने बनाया सत्याग्रह सभा। ही लॉन्च्ड द सत्याग्रह अगेंस्ट द एक्ट। Which of the following was the immediate cause of the जलियांवाला बाग मैसेकर? इमीडिएट कॉज क्या था? उससे पहले इमीडिएटली क्या हुआ था? यस, ब्रिटिशर्स रॉलेट एक्ट लेकर आए थे। जनरल डायर ऑर्डर्ड फायरिंग एट जलियांवाला बाग ऑन किस डेट को? अप्रैल 13, 1919। जलियांवाला बाग मैसेकर लेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? यस, हंटर रिपोर्ट पब्लिश की गई थी जलियांवाला बाग के बाद में। द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इनजस्टिस। अच्छा चलिए, अभी खिलाफत मूवमेंट हमने डिस्कस नहीं किया, पहले खिलाफत मूवमेंट पढ़ते हैं फिर इन क्वेश्चंस पे वापस आते हैं।
अब वर्ल्ड वॉर वन में हमने देखा दो मूवमेंट्स इंडियंस ने लॉन्च की, एक थी आपकी गदर मूवमेंट और दूसरी थी होम रूल मूवमेंट। हाँ, अब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हो गई तो वर्ल्ड वॉर वन में मैंने आपको बताया था दो पावर्स थी, एक साइड आपकी सेंट्रल पावर्स थी और दूसरी साइड आपकी अलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में कौन कौन था, कल भी बताया था। एक तरफ था आपका जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, टर्की, दीज वर द सेंट्रल पावर्स। अलाइड पावर्स में आपके साथ था ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया और बाद में फिर यूएसए की भी एंट्री होती है ऑन द साइड ऑफ अलाइज। ठीक है, अब जो टर्की था दैट वाज अलाइंड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ वॉर लड़ रहा था, तो वॉर तो ब्रिटेन ने जीती वर्ल्ड वॉर वन। तो अब ब्रिटेन ने डिसाइड किया कि भाई टर्की को तो मैं करूंगा पनिश। पनिश किस तरह से करूंगा कि टर्की को मैं डिवाइड कर दूंगा, डिसमेंबर कर दूंगा, छोटे छोटे टुकड़ों में उसको मैं बांट दूंगा। अब फिर इंडिया के जो मुस्लिम्स थे वो क्या समझते थे, जो टर्की का रूलर है जिसको बोलते थे ऑटोमन सुल्तान, वो खलीफा है। खलीफा इज द रिलीजियस हेड ऑफ मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया में जहां पर भी मुस्लिम्स है उनका हेड कौन होगा, खलीफा। उस टाइम पे खलीफा था ऑटोमन सुल्तान जो टर्की का रूलर था। अब जो इंडियन मुस्लिम्स थे उन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च किया, खिलाफत मूवमेंट को, ताकि टर्की को एक अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाए, टर्की को तोड़ा ना जाए। पहली चीज, जो मुस्लिम्स की इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस हैं मुस्लिम्स के पास ही रहे और खलीफा के पास इतनी टेरिटरी तो रहे ताकि वो इस्लाम को डिफेंड कर सके। ये सारी एम्स थी खिलाफत मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए जो इंडियन मुस्लिम्स ने लॉन्च करी। अब गांधी जी ने भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, क्यों? बिकॉज गांधी जी को लगा अगर हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करना है तो खिलाफत मूवमेंट को इशू बनाया जा सकता है। और गांधी जी ने सपोर्ट किया खिलाफत मूवमेंट को और उसकी वजह से हिंदूज और मुस्लिम्स में यूनिटी हुई भी। लेकिन जो खिलाफत मूवमेंट थी वो कोलैप्स कर गई। कोलैप्स इसलिए कर गई क्योंकि खिलाफत मूवमेंट सेंटर्ड किसके ऊपर थी, टर्की के ऊपर। अब 1922 में आते आते जो टर्की था उसमें जो कैलिफेट था उसको अबॉलिश कर दिया जाता है, मतलब खलीफा का रोल टोटली टर्की में खत्म कर दिया जाता है और टर्की को एक सेकुलर नेशन बना दिया जाता है, मतलब ऐसा नेशन जहां पे हर रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दी जाए। वुमेन्स को, मेल्स और फीमेल्स दोनों को इक्वल राइट्स दे दिए गए टर्की में। तो इसलिए जो सेंट्रल क्वेश्चन था खिलाफत का वो पूरी तरह से खत्म हो जाता है, इसलिए खिलाफत मूवमेंट भी कोलैप्स कर जाती है। अब गांधी जी ने पहले तो खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया, बट बाद में गांधी जी को लगा कि भाई खिलाफत की वजह से जो इंडिया की फ्रीडम का क्वेश्चन है वो कहीं साइडलाइन ना हो जाए। तो उस क्वेश्चन को, इंडिया को फ्री करवाने के लिए गांधी जी भी एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं फिर साथ साथ में ही, दैट वाज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बात करें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो थी उसके कॉजेस क्या थे। एक तो ब्रोकन प्रोमिसेस। अब जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुई तो इंडियंस को क्या लग रहा था, ब्रिटिशर्स हमें क्या देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, टॉप के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं और उनके नीचे हम रूल कर रहे हैं, अपने देश में हमारा खुद का रूल हो, दैट इज सेल्फ गवर्नमेंट। अब इंडियंस को लगा कि ब्रिटिशर्स भाई सेल्फ गवर्नमेंट देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने दिया क्या, रॉलेट एक्ट लेकर आ गए, दैट वाज कॉल्ड एज अ ब्लैक एक्ट बाय इंडियंस। तो इसकी वजह से जो ब्रोकन प्रोमिसेस थे उसके लिए हमने लॉन्च किया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सेकंड, फ्लॉड रिफॉर्म्स। अब ब्रिटिशर्स लेकर आए एक एक्ट जिसका नाम था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। उस एक्ट में एक प्रोविजन थी, दैट वाज द प्रोविजन ऑफ डायरकी। डायरकी होता है जब हम सब्जेक्ट्स को दो में डिवाइड कर देते हैं। जैसे आज हम अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हमारे देश में भी डिवीजन ऑफ पावर है। कुछ ऐसी रूल्स एंड लॉज है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, कुछ ऐसे रूल्स एंड लॉज है जिसको स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। पता है, जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हमने 3 लिस्ट में डिवाइड करके रखा हुआ है। वन इज द सेंट्रल लिस्ट,
स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाएगी, स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन बनाएगा? दोनों बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बना सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है, लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ जो होगा वो प्रिवेल करेगा। उसी तरह से उस टाइम के ऊपर भी उन्होंने कोशिश की जो सब्जेक्ट्स हैं उसको हम दो में डिवाइड कर दें। कौन से दो? एक तो हो आपका ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स, एक हो रिजर्व्ड। जो तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स होंगे उसको उसमें लॉ बनाएंगे इंडियन मिनिस्टर्स, और जो रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स होंगे उसमें लॉ बनाएगा जो ब्रिटिश का गवर्नर जनरल होगा। तो इस तरह से उन्होंने डिवाइड करने की कोशिश करी, बट ये जो स्कीम थी ये इतनी ज्यादा सही नहीं थी। क्यों सही नहीं थी? एक तो जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स थे वो दे दिए इंडियन मिनिस्टर्स को, ऊपर से उन सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर वो लॉ बनाते भी हैं तो गवर्नर जनरल के पास विटो पावर है उसको कैंसिल करने की। गवर्नर जनरल चाहे तो उसको खत्म कर सकता है कभी भी। तो इस तरह से फ्लॉड रिफॉर्म्स। और जो जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद हंटर कमेटी अपॉइंट की गई, दैट वाज मियरली ए आई वॉश। उसने कुछ भी कंक्रीट नहीं बोला कि जनरल डायर ने गलत किया। So that's why these were the roots of resistance of नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब बात करते हैं जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट थी वो स्टार्ट कैसे हुई। नागपुर में कांग्रेस का सेशन हुआ था 1920 में, उसमें रेजोल्यूशन लिया गया कि भाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की जाएगी। अभी तक कांग्रेस किस तरह के मेथड्स को फॉलो करती थी? कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। अब कांग्रेस कह रही कि भाई हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स की तरफ बढ़ेंगे। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स लाइक जो गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनमें हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। अगर बच्चों को नहीं भेजेंगे तो बच्चों को भेजेंगे कहां पे, पढ़ाएंगे कहां पे बच्चों को? उसके लिए हम नेशनल एजुकेशन काउंसिल बनाएंगे, खुद के स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाएंगे, उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे। सेकंड, जो ब्रिटिश लॉ कोर्ट्स हैं उनको हम वायलेट करेंगे। अगर हमारे बीच में कोई डिफरेंसेस हैं, मतभेद है, तो हम ब्रिटिश की लॉ कोर्ट्स में नहीं जाएंगे। हम कहां जाएंगे? अपनी ट्रेडिशनल जो पंचायत हैं उनमें जाके फैसला करवाएंगे। दीज वर द एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एस्टेब्लिश की गई एक 15 मेंबर्स की, 15 मेंबर की कांग्रेस वर्किंग कमेटी एस्टेब्लिश की गई जो डे टू डे वर्किंग होगी कांग्रेस की उसको देखेगी। एंड लास्टली की डिपार्चर्स की बात करें। अब जो लीडर्स हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के बिलीव करते थे कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। जैसे बिपिन चंद्रपाल, उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया बिकॉज ही बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे उन्होंने भी कांग्रेस से डिस्टेंस कर लिया बिकॉज ही ऑल्सो बिलीव्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल। तो इस तरह से जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट होती है वो स्टार्ट होती है। अब देखते हैं फिर गांधी जी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कर लेते हैं विड्रॉ। विड्रॉ क्यों करते हैं? बिकॉज एक इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से गांधी जी को लगता है कि लोगों ने अभी तक नॉन वायलेंस का मतलब समझा नहीं है। क्या होता है नॉन वायलेंस का मतलब? बिना लड़ाई झगड़े, बिना वायलेंस किए, बिना हथियार उठाए, बिना किसी से लड़े हमें उनका जो वायलेंस है उसको सहना है। अब गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में गोरखपुर नाम से एक जगह है, वहां पर एक टाउन लोकेटेड है जिसका नाम है चौरी चौरा। अब चौरी चौरा में क्या होता है कि जो मॉब होते हैं, मॉब इज ए ग्रुप ऑफ पीपल, वो क्या करते हैं पुलिस स्टेशन को आग लगा देते हैं। अब बेसिकली हुआ क्या था, लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, पुलिस वाले आते हैं उनके ऊपर लाठी चार्ज करते हैं। तो उससे गुस्सा होके मॉब क्या करता है, पुलिस स्टेशन को आग लगा देता है। जो पुलिस वाले बाहर भागने की कोशिश करते हैं उनको फिर से पकड़कर पुलिस स्टेशन के अंदर डाल देते हैं। तो पूरी वायलेंस में देयर वर 22 पुलिसमैन हु वर किल्ड। 22 पुलिस वाले थे जो मारे जाते हैं पूरी वायलेंस में। अब गांधी जी को लगता है कि भाई लोगों ने अभी तक उनके नॉन वायलेंस का जो मतलब है वो नहीं समझा। क्यों?
क्योंकि अगर एक जगह पे वायलेंस होती है तो पुलिस गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसको प्रिटेक्स्ट की तरह यूज कर सकती है, बहाने की तरह यूज कर सकती है किसी और जगह अगर गवर्नमेंट वायलेंस कर रही है उसको जस्टिफाई करने में। क्योंकि गवर्नमेंट कह सकती कि वहां पे वायलेंस हो सकती तो हमें मारना पड़ा उन प्रोटेस्टर्स को। तो गांधी जी एक रेजोल्यूशन पास करते हैं, दैट वाज द बारदोली रेजोल्यूशन। बारदोली रेजोल्यूशन गांधी जी पास करते हैं 1922 में और कहते हैं कि जितनी भी हम नॉन कॉपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ उसको मैं खत्म कर रहा हूं। मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की है उसको मैं खत्म कर रहा हूं। तो इन दिस वे मूवमेंट खत्म हो जाती है। अब मूवमेंट खत्म होती है तो गांधी जी को हो जाती है फिर सजा 6 साल की ऑन द बेसिस ऑफ सेडिशन। सेडिशन के बेसिस के ऊपर गांधी जी को हो जाती है 6 साल की सजा। सेडिशन होता है जब आप सरकार के खिलाफ विद्रोह की भावना को पैदा करते हो। मतलब सरकार के खिलाफ आप कुछ गलत बोल दो किसी को ताकि आप विद्रोह करने के लिए मजबूर हो जाओ, रिवोल्ट करने के लिए मजबूर हो जाओ सरकार के खिलाफ। तो उन्होंने बोला गांधी जी को 6 साल की हम सजा कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेडिशन। तो इस तरह से जो मूवमेंट होती है वो हो जाती है खत्म। अब मूवमेंट तो खत्म हो जाती है लेकिन जो पॉलिटिकल एक्टिविटी थी उसके बाद इंडियंस के पास कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं रहती। पॉलिटिकल एक्टिविटी थी कौन सी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ही खत्म होगी तो इंडियंस के पास कोई भी एक्टिविटी नहीं रही। तो उस टाइम के ऊपर इंडियंस की जो थॉट्स थी वो 2 हेडिंग्स में डिवाइड हो जाती है। एक कहते हैं कि भाई हम इलेक्शंस को लड़ेंगे, एक कहते हैं हम इलेक्शंस को नहीं लड़ेंगे। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 में आया था उसमें एक प्रोविजन थी कि अब इलेक्शंस को करवाया जाएगा जिसमें इंडियंस पावर को यूज कर पाएंगे लॉस बनाने के लिए। अब जिन्होंने बोला कि इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करेंगे मतलब काउंसिल में एंट्री करेंगे उनको बोला गया प्रो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स या फिर इनको बोला गया स्वराजिस्ट्स। जिन्होंने बोला हम काउंसिल में एंट्री नहीं करेंगे उनको बोला गया नो चेंजर्स। ठीक है, प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स, स्वराजिस्ट्स एंड नो चेंजर्स। अब इनके हम मेंबर्स की बात करें कि भाई प्रो चेंजर्स कौन कौन से थे, तो प्रो चेंजर्स थे आपके एक तो CR दास, चितरंजन दास एंड मोती लाल नेहरू। इनके लीडर्स की बात करें तो यहां थे राजेंद्र प्रसाद, एंड वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इस तरह से इंडियंस की जो थॉट थी वो डिवाइडेड थी बिटवीन प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। प्रो चेंजर्स कहते थे इलेक्शंस लड़ेंगे, काउंसिल में पार्टिसिपेट करेंगे। नो चेंजर्स कहते थे भाई इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। अब गांधी जी को लगा कि कांग्रेस में तो फिर से फूट पड़ना शुरू होगी, फिर से डिवीजन होना शुरू होगी। तो गांधी जी को लगा कि 1907 में जैसा हुआ था सूरत स्प्लिट में कहीं दोबारा वैसा ना हो जाए, कांग्रेस फिर से डिवाइड ना हो जाए। तो क्या हुआ था 1907 सूरत स्प्लिट में? कांग्रेस में डिवीजन हुई थी, मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो अलग अलग हो गए थे। मॉडरेट्स ने कांग्रेस के ऊपर अपना डोमिनेशन बना लिया था और एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस के फोल्ड से बाहर निकाल दिया था। तो गांधी जी को लगा जिस तरह से 1907 में हुआ था कहीं फिर से वैसा ना हो जाए। तो गांधी जी कहते कि चलो ठीक है, तुम इलेक्शन लड़ना चाहते हो, इलेक्शन लड़ लो। कांग्रेस के अंदर ही एक पार्टी बनाओ जो इलेक्शन लड़ेगी। तो फिर एक पार्टी बनाई जाती है कांग्रेस के अंदर ही जिसका नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, ये जो पार्टी होती है इलेक्शंस को लड़ती है और काफी अच्छी मेजॉरिटी से उन इलेक्शंस को ये जीतती है। तो इस तरह से कांग्रेस बहुत सारी प्रोविंसेस में अपनी सरकार को बना लेती है।
अब बात करें अचीवमेंट्स क्या थी स्वराज पार्टी की। ये जो कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी बनी उसका नाम था स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी की अचीवमेंट्स क्या रही? एक तो उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे गवर्नमेंट को आउट वोट किया। मतलब अगर सरकार ने कोई लॉ बनाना है तो मेजोरिटी से बनाएगी, वोटिंग होगी। जैसे आज भी हम बात करें हमारे देश में लॉ कैसे बनता है, एनी आइडिया? हाँ हाँ, मेजोरिटी से। दो हाउसेज है हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा। पहले लोकसभा वोटिंग करेगी, वहां पर अगर मेजोरिटी से पास हो फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां पर मेजोरिटी से पास होगा फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा एसेंट के लिए। उसी तरह से उन्होंने बहुत सारे इश्यूज पे गवर्नमेंट को आउट वोट किया। इंडिया की फ्रीडम के लिए उन्होंने हाउस के फ्लोर के ऊपर एजिटेट किया, एडवोकेसी की। ब्रिटिशर्स एक बिल लाना चाहते थे जिसका नाम था पब्लिक सेफ्टी बिल। अब ये पब्लिक सेफ्टी बिल क्या था? उस टाइम के ऊपर इंडिया में रशियंस का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई रशियंस को अगर निकालना है देश से बाहर तो कोई लॉ लाना पड़ेगा। तो लॉ लेकर आए वो पब्लिक सेफ्टी बिल टू डिपोर्ट द अनडिजायरेबल फॉरेनर्स। जो इंडिया में अनडिजायरेबल फॉरेनर्स हैं उनको इंडिया से बाहर निकालने के लिए वो ये लॉ लेकर आए। तो इस लॉ को भी डिफीट कर दिया। और जो नॉन कोऑपरेशन की सस्पेंशन के बाद पॉलिटिकल वैक्यूम देश में क्रिएट हुआ था, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भी स्वराज पार्टी ने फिल किया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इन क्वेश्चंस को। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1920। नागपुर में जो सेशन हुआ था कांग्रेस का वो 1920 में हुआ था। उसी सेशन में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया गया था। Which of the following was the immediate cause for launching the non cooperation movement? इमीडिएट कॉज क्या था? अरेस्ट ऑफ गांधी? गांधी का अरेस्ट तो नॉन कोऑपरेशन के बाद हुआ। खिलाफत एंड पंजाब रॉन्ग्स। पंजाब रॉन्ग कौन से थे? वो जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ ड्यू टू। हाँ यस, वेरी गुड। चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया था। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मार्क्ड गांधीज फर्स्ट, नहीं जेल तो गांधी जी को से पहले भी हो चुकी थी बड़ी, मास, यस, फर्स्ट नेशन वाइड मास मूवमेंट। ये उनकी पहली नेशन वाइड मास मूवमेंट थी। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड आफ्टर द सेशन ऑफ कांग्रेस एट, यस, नागपुर सेशन जो 1920s में हुआ था। इन विच ईयर डिड गांधी रिटर्न द केसर हिंद टाइटल? 1920, 1919, बाकी जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? तो गांधी जी ने केसर हिंद टाइटल उसी के अगेंस्ट में विड्रॉ किया था अपना, तो 1919 होगा फिर ऑप्शन बी। Who said British rule is a curse? It was बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने बोला था ब्रिटिश रूल कर्स है। नॉन कॉपरेशन लेड टू द रेजिग्नेशन ऑफ, मैंने आपको बताया था हमने एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स का यूज किया था। स्कूल्स एंड कॉलेजेस छोड़ दिए, लॉ कोर्ट्स को छोड़ दिया। यस, वेरी गुड। इंडियंस फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट्स एंड टाइटल्स। चोरी चोरा किस ईयर में हुआ? 1920, 22, 1922। चोरी चोरा इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। चोरी चोरा। गांधी कॉल्ड ऑफ द एनसीएम आफ्टर चोरी चोरा बिकॉज, क्यों एनसीएम को उन्होंने विड्रॉ किया चोरी चोरा के बाद? यस, मूवमेंट बिकेम वायलेंट। नंबर ऑफ पुलिसमैन, यस, 22 policemen were killed. Gandhi was arrested after Chori Chora for, yes, on the basis of sedition. Chori Chora is seen as a turning point because, इसको रहने दो। After Chori Chora, Congress set up which committee?
मैंने आपको बताया था एक हंटर कमेटी अपॉइंट की गई थी और उसी के पैरेलल एक और कमेटी अपॉइंट की गई थी कांग्रेस के द्वारा। यस, दैट वाज कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी, ऑप्शन बी। स्वराज पार्टी वाज फॉर्म्ड इन, उससे थोड़ा पहले, इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1922। 1925 में इस पार्टी का डिक्लाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनके जो मेन लीडर होते हैं जिनका नाम था सी आर दास, उनकी हो जाती है डेथ। लक्ष्य, कुछ बोलो, आवाज आ रही है आपको? इसमें भी मुझे कोई आवाज नहीं है, जैसे वो पिंक की आवाज आती है ना कनेक्ट और डिस्कनेक्ट पे, आ रही है आ रही है आ रही है। लक्ष्य, आवाज आ रही है? कुछ बोलो जरा। लक्ष्य वहां पर बोल तो रहा है बट यहाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ आ गई, आ गई। हाँ जी हाँ जी, आ गई। अच्छा अच्छा, क्या 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 डाउट था कोई आपका? अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही थी हमारे तक, चलो कोई नहीं, ठीक है देखते हैं हम। तो क्या हुआ 1925 में जो उनके मेन लीडर थे जिनका नाम था सी आर दास, सी आर दास की हो जाती है डेथ, और उनकी डेथ के साथ साथ जो स्वराज पार्टी थी उसका भी डिक्लाइन हो जाता है। तो 1922 में स्वराज पार्टी बनाई गई थी, 1925 में उसका डिक्लाइन होता है। डिक्लाइन क्यों होता है? डेथ ऑफ सी आर दास। हु वर द की फाउंडर्स ऑफ स्वराज पार्टी? यस, मोती लाल नेहरू एंड सी आर दास। स्वराजिस्ट एम्ड टू, क्या एम थी स्वराजिस्ट की? लक्ष्य, नहीं स्वराजिस्ट जो थे वो लेजिस्लेचर्स में एंटर करना चाहते थे ताकि लेजिस्लेचर्स में काम ना करके लेजिस्लेचर्स को तोड़ सके, रेक कर सके लेजिस्लेचर्स को। तो एंटर लेजिस्लेचर्स टू रेक द सिस्टम फ्रॉम विद इन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्वराज पार्टी इज करेक्ट? यस, इट वांटेड टू अटेन स्वराज थ्रू काउंसिल एंट्री, काउंसिल में एंट्री करके एडवोकेट करेंगे इंडिया की फ्रीडम के बारे में और वैसे ही हम फ्रीडम को लेंगे। स्वराज पार्टीज मेन ऑपोजिशन वाज टू, अब देखो मैंने आपको बताया था 1919 में ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो लेकर आए उसमें एक प्रोविजन थी डायरकी की, उसको इंडियंस ने अपोज किया। तो स्वराज पार्टी भी किसको अपोज करेगी? डायरकी को। स्वराज पार्टिसिपेटेड इन, यस, जो इलेक्शंस हुई थी 1923 और 26 में। चलिए आगे देखते हैं हम द राइज ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। अब ज्यादा एमसीक्यूज करेंगे तो सिलेबस रह जाएगा, ठीक है। अब रेवोल्यूशनरीज का क्या फंडा था कि भाई हम ब्रिटिशर्स को जिस तरह से वो हमारे पर वायलेंस करते हैं हम भी उनके ऊपर वायलेंस करेंगे। जैसे मॉडरेट्स थे वो मानते थे फेयर सेंस ऑफ ब्रिटिश प्ले, ब्रिटिशर्स हैं वो सब कुछ सही कर रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट मानते थे कि नहीं भाई ब्रिटिशर्स सही नहीं कर रहे, हमें उनको अपोज करना चाहिए, लेकिन उनके मेथड भी कॉन्स्टिट्यूशनल थे। रेवोल्यूशनरीज थे, दे बिलीव्ड इन द कल्ट ऑफ गन एंड बॉम्ब, गन और बॉम्ब के कल्ट में रेवोल्यूशनरीज बिलीव करते थे और उनका मानना था कि ब्रिटिश मेथड ऑफ वायलेंस कैन ओनली बी एंडेड बाय वायलेंस। जब तक हम वायलेंस नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के ऊपर तब तक उनकी वायलेंस खत्म नहीं होगी। तो क्या करते थे? असैसिनेशन ऑफ द अनपॉपुलर ब्रिटिश ऑफिशियल्स, जो ब्रिटिशर्स के अनपॉपुलर ऑफिसर्स थे उनको असैसिनेट करना, मारना। क्यों मारना? ताकि उनके दिल और दिमाग में डर पैदा हो सके, टेरर पैदा हो सके, उनको भी मारा जा सकता है।
अब राइज ऑफ रेवोल्यूशनरीज की जब हम बात करते हैं तो ये पैदा क्यों हुए रेवोल्यूशनरीज? एक तो शैटर्ड होप्स। अब जिस तरह से नॉन कोऑपरेशन की ही बात करें, गांधी जी ने कहा था कि भाई अगर 1 साल तक मेरा नॉन कोऑपरेशन का प्रोग्राम आप फॉलो कर लेते हो पूरी तरह से, तो फ्रीडम विल बी अशर्ड अपॉन इंडियंस, हम इंडियंस को आजादी मिल जाएगी। बट नहीं मिली। तो देयर वाज शैटर्ड होप्स, जो हमारे यंग यूथ थे उनकी होप्स को शैटर हो गई। ये मानते थे कि वायलेंस ही ब्रिटिशर्स की वायलेंस को खत्म कर पाएगी। एंड इनकी इंस्पिरेशन की बात करें तो दे वर इंस्पायर्ड फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। जो रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, वो इनकी मेन इंस्पिरेशन थी। अब कुछ रेवोल्यूशनरीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट इज योर हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी जो थी वो 1924 में बनाई गई थी एट कानपुर। एंड द पर्सन्स हु वर एसोसिएटेड विद द फाउंडेशन ऑफ द HRA वर राम प्रसाद बिस्मिल, JC चटर्जी, सचिंद्र सन्याल, अमंग अदर्स। ये तो मेन थे उसमें से। तो इन्होंने ही जो HRA था उसको बनाया था। अब HRA के हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो वो क्या थे? एक तो हमने ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना है थ्रू आर्म्ड रेवोल्यूशन, हथियारों से ब्रिटिश रूल को हम करेंगे खत्म। और दूसरा, हम इंडिया को एक फेडरेशन बनाएंगे। फेडरेशन समझते हो? व्हाट इज अ फेडरेशन? जैसे हमारा देश क्या है? फेडरेशन है। इट इज अ क्वासी फेडरल। फेडरेशन मतलब डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। जब हम सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड कर देते हैं उसको हम कहते हैं फेडरेशन। तो इंडिया में हमने डिवाइड किया हुआ है पावर्स को, लेकिन इंडिया एक स्ट्रॉन्ग सेंटर भी है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं, जो कम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं हमने स्टेट गवर्नमेंट को दे दिए। ज्यादा सब्जेक्ट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कम सब्जेक्ट्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है। तो इंडिया इज ए क्वासी फेडरल। तो उस टाइम पे उन्होंने कहा कि इंडिया को एक फेडरेशन बनाएंगे, हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया बनाएंगे। सारी स्टेट्स इंडिया की जो है उनको यूनाइट करके एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हम बनाएंगे। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। अब इनिशियली तो ये थी HRA। 1920 में इसका नाम चेंज करके कर दिया जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। मतलब जो सोशलिस्टिक कंटेंट होता है उसको वो इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड द रेवोल्यूशनरीज एसोसिएटेड विद HSRA आर भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं काकोरी रॉबरी जो हुई 1925 में। अब जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, अब किसी भी रेवोल्यूशन के लिए हमें पैसा तो चाहिए होगा, हथियार खरीदने हैं, हथियार खरीदने के लिए पैसा चाहिए होगा। ठीक है, किसी भी रेवोल्यूशन को अगर लीड करना हो तो उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब वो पैसा कहां से आएगा? पहले तो हमारे रेवोल्यूशनरीज क्या करते, जो अगर रिच इंडियंस हैं उन्हीं को लूट कर उसी पैसे से वो हथियार खरीदते थे। अब उनको लगा रिच इंडियंस को लूट कर पैसा तो मिल रहा है, लेकिन जो उनकी सिंपैथी मिलनी चाहिए देशवासियों को, सिंपैथी हमें नहीं मिल रही। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई क्यों ना ब्रिटिशर्स को ही लूटे। तो उन्होंने प्लान बनाया कि एक ट्रेन जा रही है सहारनपुर से लखनऊ की तरफ, उसका एक बीच का स्टेशन होगा काकोरी जो लखनऊ के पास है। काकोरी में ट्रेन को रोकेंगे और उसको वहीं पर हम लूट लेंगे जो भी पैसा होगा अंदर। तो 5000 का कैश था उस ट्रेन के अंदर गार्ड कैबिन में, उस 5000 के कैश को उन्होंने लूट लिया। एंड द रेवोल्यूशनरीज हु वर एसोसिएटेड विद इट वर, वन वाज योर राम प्रसाद बिस्मिल,
रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी, एंड अशफाकुल्ला खान। These were the four revolutionaries who were associated with काकोरी। फिर उसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करके इनको हैंग कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो दो इवेंट्स थे आपके ये हो जाते हैं खत्म। नेक्स्ट इज सॉन्डर्स मर्डर। अब आगे जाकर हम देखेंगे कमीशन आएगा 1927 में, दैट वाज द साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन के खिलाफ इंडियंस कर रहे होते हैं प्रोटेस्ट। तो उस प्रोटेस्ट में हमारे एक लीडर होते हैं जिनका नाम था लाला लाजपत राय। तो ब्रिटिशर्स लाठी चार्ज करते हैं और उस लाठी चार्ज में लाला लाजपत राय की हो जाती है डेथ। ही वॉज मार्टियर्ड इन दैट लाठी चार्ज। फिर उसका बदला लेने के लिए हमारे कुछ रेवोल्यूशनरीज होते हैं जो प्लान करते हैं एक अटैक ब्रिटिश ऑफिसर के ऊपर, जिसमें से थे भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव। ये प्लान करते हैं कि जिस ऑफिसर ने अटैक को प्लान किया था उसको हम असैसिनेट करेंगे। लेकिन वहां पे होता क्या कि जिस ऑफिसर ने अटैक को प्लान किया होता है उसका नाम होता है J.A. स्कॉट। लेकिन इन द केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी वो मार देते हैं J.P. सॉन्डर्स को। तो दिस वाज द सॉन्डर्स मर्डर। किसके बैकड्रॉप में, किसके प्रोटेस्ट में? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का जब प्रोटेस्ट हो रहा होता है उस टाइम हमारे जो लीडर होते हैं लाला लाजपत राय, लाठी चार्ज में उनकी डेथ हो जाती है और उसी का बदला लेने के लिए वो सॉन्डर्स को मारते हैं। मारना स्कॉट को होता है, मार सॉन्डर्स को देते हैं। अब जो रेवोल्यूशनरी थे उनका काम करने का तरीका होता था, अकेले जाएगा एक रेवोल्यूशनरी, ब्रिटिश ऑफिशियल को मार के आएगा, कहीं पर बॉम्ब ब्लास्ट करना है बॉम्ब ब्लास्ट करके आ जाएगा, मतलब इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन। बट उनको लगता था कि भाई हम लोगों की नजरों में आ नहीं रहे हैं। तो लोगों की नजरों में आने के लिए उन्होंने क्या किया कि हम अखबार के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचेंगे। तो उन्होंने प्लान किया कि भाई हम क्या करते हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स हैं उनमें एक बॉम्ब को ब्लास्ट करते हैं। लेकिन बॉम्ब भी ऐसी जगह ब्लास्ट करेंगे जहां पर कोई बैठा ना हो, एम्प्टी ट्रेजरी बेंचेस में हम बॉम्ब को ब्लास्ट करेंगे और उसके बाद हम अपने आप को अरेस्ट करवाएंगे। तो दो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, वन वाज भगत सिंह and another was बटुकेश्वर दत्त। ये दोनों एम्प्टी ट्रेजरी बेंचेस के ऊपर बॉम्ब फेंकते हैं, उसको ब्लास्ट करवाते हैं और फिर अपने आप को इनकलाब जिंदाबाद के नारे देते देते अरेस्ट करवाते हैं अपने आप को। तो इस तरह से दिस वाज द केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बॉम्ब। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम साइमन कमीशन। 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट इवेंट इज अराइवल ऑफ साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन इंडिया में आता है 1927 में। अब थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, साइमन कमीशन इंडिया में आया क्यों। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, ठीक है। उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक प्रोविजन थी कि आज से 10 साल के बाद हम देखेंगे इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने लागू किया है उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो उसके अंदर हम कुछ मॉडिफिकेशन जो है वो लेकर आ सके। अब साइमन कमीशन 10 साल देखिए हम 1919 के, तो 10 साल होंगे आपके 1929 में। लेकिन 2 साल पहले ही वो साइमन कमीशन को इंडिया में भेज देते हैं। क्यों? बिकॉज ब्रिटेन में थी 2 पॉलिटिकल पार्टीज, एक जो रूल कर रही थी जो थी कंजर्वेटिव और दूसरी थी लेबर पार्टी। अब कंजर्वेटिव पार्टी को लग रहा था कि अगली इलेक्शन में हम जीतेंगे नहीं तो लेबर पार्टी जो है वो सरकार बनाएगी। तो इंडिया जैसी इंपॉर्टेंट कॉलोनी का फ्यूचर एक इनएक्सपीरियंस गवर्नमेंट के हाथ में नहीं छोड़ना चाहते थे। दैट्स व्हाई
2 साल पहले ही उन्होंने साइमन कमीशन को इंडिया में भेज दिया। अब साइमन कमीशन जो था वो 7 मेंबर्स की एक बॉडी थी और उन 7 मेंबर जो थे वो सारे के सारे थे व्हाइट रेस के, मतलब ब्रिटिशर्स थे। अब इंडियंस को फील हुई इंसल्ट कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करने आए हो एंड यू थिंक दैट नन ऑफ द इंडियन इज फिट टू सिट ऑन दैट बॉडी, कोई भी इंडियन उस बॉडी के ऊपर बैठ ही नहीं सकता है। तो इस वजह से इंडियंस ने फैसला लिया कि भाई इस कमीशन का करेंगे हम बायकॉट। मद्रास सेशन होता है कांग्रेस का, मद्रास सेशन में यह फैसला लिया जाता है, प्रेसिडेंट होते हैं एम ए अंसारी। तो मद्रास सेशन में फैसला लिया जाता है कि साइमन कमीशन का करेंगे हम बायकॉट। और जहां पर भी इंडिया में साइमन कमीशन गया वहां पर उस साइमन कमीशन को वेलकम किया गया विद ब्लैक फ्लैग्स। ब्लैक फ्लैग होते हैं आपके मार्क ऑफ डिसेंट। और उसी साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट के दौरान जो हमारे फ्रीडम फाइटर होते हैं लाला लाजपत राय, वो हो जाते हैं मार्टियर बिकॉज ऑफ ब्रिटिश लाठी चार्ज। और उसी के बदला लेने के लिए भी हमने पीछे देखा था ना किसका मर्डर, सॉन्डर्स का मर्डर, तो उसी का बदला लेने के लिए सॉन्डर्स का मर्डर किया जाता है। तो दिस वाज द साइमन कमीशन। अब साइमन कमीशन की हम देख लेते हैं जो रिकमेंडेशंस साइमन कमीशन ने दी थी वो क्या थी। एक तो साइमन कमीशन ने कहा कि जो 1919 में डायरकी हम लेकर आए थे उस डायरकी को करो अबॉलिश, मतलब उसको खत्म करो और उसकी जगह प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करो। अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे हम कहते हैं कि हमारी देश में जो भी सरकार है वो रिस्पॉन्सिबल है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? जो हमारी सरकार है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? लोगों के प्रति, मतलब राज्यसभा लोकसभा के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। दैट इज अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अगर वो कुछ गलत काम करती है तो पार्लियामेंट उनको रिमूव कर सकती है, अगली इलेक्शन में हम वोट ना देके उनको रिमूव कर सकते हैं, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। तो उसी तरह से उस टाइम पे उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इंट्रोड्यूस करो। अपार्ट फ्रॉम दैट एक इंडियन फेडरेशन बनाएंगे हम, फेडरेशन मतलब डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स। एक इंडियन फेडरेशन बनाएंगे जिसके अंदर एक तो प्रिंसली स्टेट्स होंगी, अलॉन्ग विथ प्रिंसली स्टेट्स ब्रिटिश प्रोविंसेस होंगी। ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविंसेस हैं वो होंगी इस फेडरेशन में। और जो कॉमनल इलेक्टोरेट है, अब हमने देखा था पीछे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जो 1909 में लाए गए थे, उसमें हमने एक प्रोविजन देखी थी कि ब्रिटिशर्स क्या लेकर आए, सेपरेट इलेक्टोरेट। क्या था? हाँ, तो साइमन कमीशन देख रहे थे हम। तो मद्रास सेशन में इंडियंस ने डिसाइड किया कि भाई साइमन कमीशन को करेंगे हम बायकॉट। जहां पर भी साइमन कमीशन गया उसको हमने वेलकम किया विद ब्लैक फ्लैग्स। अब ब्रिटिशर्स का एक सेक्रेटरी जनरल था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसका नाम था लॉर्ड बिकरेनहेड। वो एक चैलेंज थ्रो करता है इंडियंस के ऊपर, भाई अगर तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते तो तुम खुद एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसको इंडिया की हर एक कम्युनिटी एक्सेप्ट करे। तो जो बिकरेनहेड ने चैलेंज थ्रो किया था इंडियंस के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, उसको इंडियंस करते हैं एक्सेप्ट। और उसके बैकड्रॉप पे इंडियंस कौन सी रिपोर्ट पेश करते हैं, पब्लिश करते हैं? दैट वाज नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट बेसिकली हमारे इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्नैपशॉट था कि भाई ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। हाँ जी, ले जाओ साथ में लॉक लगा के, मैंने उसको चाबी दे दी हुई है। हाँ लॉक लगा दो, अंदर से भी खुल जाता है ना लॉक। हाँ ओके। तो फिर हमने उसके बैकड्रॉप में बिकरेनहेड ने चैलेंज थ्रो किया, कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो बना लो। फिर हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जिसका नाम था नेहरू रिपोर्ट।
अब ये नेहरू आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये मोतीलाल नेहरू है, उनके पिताजी। वो अभी थोड़ी देर बाद में आएंगे। अब देखते हैं जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके मेन रिकमेंडेशंस क्या थे। अब ये था हमारे देश का इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहले इन्होंने बोला कि भाई डोमिनियन स्टेटस की सरकार हमें चाहिए, हमें डोमिनियन स्टेटस चाहिए। डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि ऊपर ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं और उसके नीचे हम रूल कर रहे हैं, जैसे सेल्फ गवर्नमेंट होती है। अब इसके प्रति भी बड़े ज्यादा एजिटेशन हुई कांग्रेस के अंदर ही कि भाई अभी भी डोमिनियन स्टेटस क्यों मांग रहे हो, अभी तो आपको मांगना चाहिए पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। किसने मांग की? जो यंगर सेक्शन थी कांग्रेस की लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने कहा कि अब डोमिनियन स्टेटस मत मांगो, मांगो आप कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो उनके लिए एक बीच में क्लॉज डाल दिया गया, एक डेट सेट कर दी कि अगर दिसंबर 31 1929 तक ब्रिटिशर्स हमें नहीं देंगे डोमिनियन स्टेटस, तो फिर हम डोमिनियन स्टेटस की मांग नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग। तो दूसरी प्रोविजन थी कि मुस्लिम्स को चाहिए था सेपरेट इलेक्टोरेट। नेहरू रिपोर्ट ने कहा कि कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, मुस्लिम्स को हम क्या देंगे? रिजर्वेशन। लेकिन रिजर्वेशन भी वहां पर जहां पर मुस्लिम्स माइनॉरिटी में है, जहां पर उनकी न्यूमेरिकल मेजॉरिटी है, वहां पर उनको कोई भी रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी। अब यही मेन पॉइंट था जिसकी वजह से जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को किया रिजेक्ट। एक तो वो चाहता था कि आप हमें दो सेपरेट इलेक्टोरेट, अगर सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दे सकते तो रिजर्वेशन जो हमें आप दो वो ऐसी ना हो कि सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटी एरियाज में हमें रिजर्वेशन दी जा रही है, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज हैं वहां पर भी हमें रिजर्वेशन दी जाए, ये कहना था जिन्ना का। तो जब जिन्ना की बात नहीं मानी गई, मोहम्मद अली जिन्ना की, तो ही गेव हिज फेमस 14 पॉइंट्स, जिसमें एक उसकी डिमांड, एक उसका पॉइंट ये भी था कि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। यूनिवर्सल सफरेज होगा, मतलब जो भी हमारे देश में अडल्ट एज का है ही इज एंटाइटल्ड टू वोट। जैसे पहले हमारे देश में वोटिंग की एज 18 ईयर्स नहीं होती थी, दैट वाज 21 ईयर्स। फिर उसको 69th अमेंडमेंट की हमने कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद हमने वोटिंग की जो एज थी उसको चेंज किया फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। तो एक तो यूनिवर्सल सफरेज होगा और इंडिया विल स्टैंड फॉर अ सेकुलर स्टेट। सेकुलर स्टेट मतलब हमारी स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। जैसे दो कॉन्सेप्ट्स होते हैं सेकुलरिज्म के भी, वन इज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, एक होता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। इंडिया में फॉलो किया जाता है पॉजिटिव सेकुलरिज्म। ब्रिटेन जैसे इंग्लैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, वहां पे फॉलो किया जाता है नेगेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, मतलब स्टेट और रिलीजन दोनों अलग अलग एंटिटीज हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड द रिलीजन, स्टेट रिलीजन में इंटरफियर नहीं करेगी। लेकिन इंडिया एक मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो वहां पर हम फॉलो करते हैं पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म, मतलब स्टेट सारे रिलीजन्स को प्रोटेक्ट करेगी। अगर स्टेट ने पैसा खर्चना है तो सारे रिलीजन्स के ऊपर इक्वली पैसा खर्चना पड़ेगा। इस तरह से दिस इज सेकुलरिज्म। नेक्स्ट आता है आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो था वो गांधी जी ने लॉन्च किया। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट से पहले एक सेशन हुआ था कांग्रेस का, दैट इज द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। अब जिस तरह से मैंने आपको बताया था, जो लाहौर सेशन से पहले कांग्रेस का सेशन हुआ था मद्रास में, उसमें नेहरू रिपोर्ट में एक डिमांड थी डोमिनियन स्टेटस की, और यंगर सेक्शन ने क्या कहा था कि भाई डोमिनियन स्टेटस की मांग मत करो, अब क्या डिमांड करो? पूर्ण स्वराज। तो उन्होंने बोला कि ठीक है पूर्ण स्वराज करेंगे, ब्रिटिशर्स को एक डेडलाइन दे देते हैं, अगर इस डेडलाइन तक हमें नहीं दिया डोमिनियन स्टेटस तो उसके बाद हम मांगे पूर्ण स्वराज। डेडलाइन क्या थी? दिसंबर 31 1929। डेडलाइन खत्म हुई, ब्रिटिशर्स ने तब भी पूर्ण डोमिनियन स्टेटस नहीं दिया। उसके बाद लाहौर सेशन में हमने फिर जो कांग्रेस का एम था उसको बना दिया पूर्ण स्वराज, कि अब हम मांगेंगे सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। इसमें फैसला लिया गया कि जो ब्रिटिशर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज करेंगे, लाइक मैंने आपको बताया था 1927 में साइमन कमीशन आया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने बोला
कि हम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए हम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस जो हैं वो बनाएंगे। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस मतलब एक राउंड टेबल होगा जिसके ऊपर इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्रिटिशर्स जो होंगे वो बैठ के डिसाइड करेंगे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस ऑर्गेनाइज की जाएंगी। तीनों कॉन्फ्रेंसेस होंगी लंदन में। अब इंडियंस तो साइमन कमीशन के अगेंस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको हम अटेंड नहीं करेंगे, हम करेंगे उनका बायकॉट। गांधी जी को एडवाइस किया गया कि आप अपनी मर्जी से अपनी जगह के ऊपर लॉन्च करो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को। गांधी जी वॉज अथोराइज टू लॉन्च द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और हमने डिसाइड किया कि भाई हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे अपना इंडिपेंडेंस डे, क्योंकि मैंने आपको बोला था दिसंबर 31 1929 को ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम दिया हमने, डोमिनियन स्टेटस दो नहीं तो हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे। तो जब वो तारीख खत्म हुई तो उसी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू जाते हैं रावी के तट पे रात को 12 बजे, और जो हमारा न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर होता है उसको अनफर्ल करते हैं, मतलब उसको फहराते हैं वहां पर जाके, और इंडिया को डिक्लेयर कर देते हैं एक फ्री नेशन। और डिसाइड किया जाता है कि 26 जनवरी को हम मनाया करेंगे इंडिपेंडेंस डे। आज क्या मनाते हैं 26 जनवरी को? रिपब्लिक डे, मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग डे, उसने हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया था। 15 अगस्त को हम मनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, जब हमें इंडिपेंडेंस मिली। अब बात करते हैं जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी उसके कॉजेज क्या थे। एक तो साइमन कमीशन जो आया था, 7 मेंबर्स बॉडी थी, उसमें से कोई भी मेंबर इंडियन नहीं था। इंडियंस ने उसका बायकॉट किया, इंडियंस टुक इट एज अ इंसल्ट। हमने डोमिनियन स्टेटस की मांग की, ब्रिटिशर्स को अल्टीमेटम भी दिया कि इस डेट तक दे दो, ब्रिटिशर्स ने उस डिमांड को भी हमारी रिजेक्ट कर दिया। फिर लाहौर सेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें हमने डिमांड डाल दी, नॉट द डिमांड, एम, कांग्रेस की एम बना दी पूर्ण स्वराज की, अब कंप्लीट इंडिपेंडेंसी हमको चाहिए। और जो सॉल्ट टैक्स था, ब्रिटिशर सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगाया करते थे, तो वो जो टैक्स था वो साइकोलॉजिकल टैक्स था, मतलब हिंदू और सॉरी रिच और पुअर दोनों को देना है। अब रिच के लिए वो टैक्स ज्यादा बड़ा टैक्स तो नहीं है, बट फिर भी एक ऐसा टैक्स है कि दिस इज टैक्स ऑफ स्लेवरी, हम गुलाम है तभी हमें ये टैक्स पे करना पड़ रहा है, क्योंकि इनिशियली तो हम अपने देश में ऐसा टैक्स कोई पे करते नहीं थे, सॉल्ट टैक्स अभी पे करना शुरू किया है, तो दैट वाज सॉल्ट टैक्स। अब लाहौर सेशन मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस ने अथोराइज किया गांधी जी को कि आप सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करो अपने हिसाब से, अपने समय पर अपनी जगह पर आप उसको लॉन्च करो। अब गांधी जी ने बोला कि सिविल डिसओबीडियंस लॉन्च करने से पहले मैं ब्रिटिशर्स को एक आखिरी मौका देना चाहता हूं। वो आखिरी मौका क्या था? गांधी जी अपनी 11 पॉइंट्स अल्टीमेटम भेजते हैं वाइस रॉय इरविन को। उस टाइम का जो वाइस रॉय होता है दैट वाज इरविन। इरविन को गांधी जी 11 पॉइंट्स का अल्टीमेटम भेजते हैं कि हमारी ये 11 डिमांड्स हैं, इनको फुलफिल करो, नहीं तो मजबूरी में मुझे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ेगा। एज ऑलवेज, हमेशा की तरह इरविन जो होता है वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो उस बैकड्रॉप में फिर गांधी जी को लॉन्च करनी पड़ती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। और जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थी वो स्टार्ट होती है डांडी मार्च से। अब डांडी मार्च क्या था? गांधी जी डिसाइड करते हैं कि भाई मैं अब उनका जो साबरमती आश्रम है, साबरमती आश्रम से मैं मार्च करूंगा डांडी तक ऑन फुट। तो गांधी जी स्टार्ट करते हैं 12 मार्च को फ्रॉम साबरमती आश्रम। मार्च को स्टार्ट करते हैं साबरमती आश्रम से और 6 अप्रैल को पहुंचते हैं डांडी। डांडी इज लोकेटेड ऑन द
कोस्ट ऑफ सूरत। सूरत में लोकेटेड है, गुजरात में, कोस्ट में। वहां पर गांधी जी पहुंच के क्या करते हैं, हैंडफुल ऑफ सॉल्ट पिक करते हैं समुद्र से अपनी कंजम्पशन के लिए। अब इंडियंस को अलाउड नहीं था सॉल्ट, समुद्र से सॉल्ट को बनाना, तो गांधी जी सॉल्ट बना के समुद्र से सॉल्ट के लॉ को कर देते हैं वायलेट। अब हमने पहले एक मूवमेंट देखी थी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब हम देख रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में मेन डिफरेंस क्या होता है, नॉन कॉपरेशन में हम सरकार के साथ सिर्फ कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, उनके लॉज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में हम उनके लॉज को तोड़ रहे हैं। जैसे ब्रिटिशर्स ने लॉ बनाया कि सॉल्ट को इंडियंस खुद नहीं बना सकते, अगर बनाएंगे तो क्रिमिनल केस उन पे हो जाएगा। तो हमने क्या किया भाई, सॉल्ट बनाया, सॉल्ट के लॉ को तोड़ दिया। दैट वाज द स्टार्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो इसी के साथ सीडीएम शुरू हो जाती है और उसके बाद बहुत सारे इंडियंस को अरेस्ट किया जाता है, जो कांग्रेस होती है उसको भी बैन कर दिया जाता है। तो दिस वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इंपैक्ट की बात करें, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जो इंपैक्ट था वो क्या था। एक तो मास मोबिलाइजेशन, इसमें स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, मतलब इंडिया की सारी सेक्शंस को उसमें पार्टिसिपेशन मिली। इंटरनेशनल अटेंशन भी इंडिया ने गेन की, पूरी दुनिया को पता लगा कि इंडिया में भाई कोई सॉल्ट सत्याग्रह चल रहा है। उन्होंने देखा कि सॉल्ट सत्याग्रह क्या है, उससे पता लगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडिया में इंडियंस के ऊपर एट्रोसिटीज कर रहे हैं। इससे क्या होगी, जो ब्रिटेन की अथॉरिटी थी इंडिया के ऊपर वो कमजोर होना शुरू हो जाती है। बट दिस वाज अ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, और इसी ने हमारे इंडिया की जो इंडिपेंडेंस थी उसकी फाउंडेशन को रखा। अब एक टाइमलाइन आप याद रख लो, जैसे 1927 में आया साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए हमने 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को कॉन्स्टिट्यूट करना था। अब पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होने से पहले जो कांग्रेस थी वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट कर चुकी होती है। उसके बाद फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है। अब जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है उसमें कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है। अब ब्रिटिशर्स को लगता है कि जब तक इंडिया की मेन पार्टी ही पार्टिसिपेट नहीं करेगी तब तक कुछ भी कॉन्क्रीट निकल कर उसका नहीं आ सकता। तो फिर वायसराय इरविन को कन्विंस किया जाता है कि कांग्रेस को मनाओ कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करे वो। फिर एक पैक्ट साइन होता है गांधी और इरविन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज द गांधी इरविन पैक्ट, जिसमें कांग्रेस मान जाती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करना। अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को सस्पेंड कर देंगे। और दूसरा, ब्रिटिशर्स क्या मानते हैं, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को हमने अरेस्ट किया है जिन्होंने वायलेंस नहीं की उनको हम रिलीज कर देंगे। जो उनकी प्रॉपर्टी हमने कन्फिस्केट की है उसको भी हम रिलीज कर देंगे अगर किसी थर्ड पार्टी को प्रॉपर्टी नहीं बेची है। तो गांधी इरविन पैक्ट होता है। उसके बाद फिर क्या होता है आपका सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है और कांग्रेस का जो लीडर होता है दैट वाज महात्मा गांधी। अलॉन्ग विद महात्मा गांधी सरोजिनी नायडू भी उसमें पार्टिसिपेट करती है। लेकिन सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कुछ आउटकम निकल कर नहीं आता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, एक कम्युनिटी को दूसरी कम्युनिटी से लड़वा देना। तो गांधी जी फिर वापिस आ जाते हैं। तो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद आपके 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं। वन इज कॉमनल अवार्ड। अब ये कॉमनल अवार्ड क्या था, अभी तक सिर्फ मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। अब ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, दलित्स को भी सेपरेट इलेक्टोरेट वो दे देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि इंडिया की जो सोसाइटी है उसको पूरी तरह से तोड़ा जा सके। तो इसके बैकड्रॉप में एक पैक्ट साइन होता है दैट इज कॉल्ड एज पूना पैक्ट। अब जब गांधी जी को पता लगता है कि भाई कॉमनल जो अवार्ड है, कॉमनल इलेक्टोरेट दलित्स को भी दे दिया,
तो गांधी जी फास्ट शुरू कर देते हैं ऑन टू डेथ। जो यड़बड़ा जेल होती है उस पे गांधी जी फास्ट ऑन टू डेथ शुरू कर देते हैं। फिर बी आर अम्बेडकर जो दलित के लीडर होते हैं उनको कन्विंस किया जाता है और तभी पूना पैक्ट जो है वो साइन किया जाता है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में। अब पैक्ट था, इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट जो दलित्स को दिया गया था उस प्रोविजन को कर दिया जाता है ड्रॉप, कि दलित्स को सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, उसकी जगह उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड की जाएगी सेंट्रल लेजिस्लेचर में भी और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में भी। और उसके बाद फिर आपका जो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का भी कुछ कंक्रीट निकल कर नहीं आता है, और इन तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की जो समरी होती है वो पब्लिश होती है एक व्हाइट पेपर में। दैट वाज पब्लिश्ड इन 1933, और यही व्हाइट पेपर आगे जाके बनता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बड़ी बात, साइमन कमीशन को डिसाइड कर रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस को ऑर्गेनाइज करेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है सॉल्ट लॉ को वायलेट करके। उसके बाद पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती, फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, उसके बाद कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या निकला? कॉमनल अवार्ड। कॉमनल अवार्ड को मॉडिफाई करने के लिए साइन किया गया पूना पैक्ट बिटवीन बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी। और उसके बाद थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है अगेन विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ कांग्रेस। तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस का जो समरी होती है दैट इज प्लेस्ड इन द व्हाइट पेपर, वही व्हाइट पेपर आगे जाके आपका बनता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब कांग्रेस ने कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट किया? कौन कौन सी में? बाकी कितनी में पार्टिसिपेट किया? लक्ष्य कितनी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी ना, सिर्फ एक किया। पहली में नहीं किया, फिर दूसरी में किया, फिर तीसरी में नहीं किया। और तीनों की तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस थी दीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन लंदन। और उस टाइम पर जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे दैट वाज रैमसे मैकडोनाल्ड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सॉल्ट को ही क्यों चूज किया गांधी जी ने एज वेपन? एक तो सॉल्ट जो आपका है वो एसेंशियल कॉमोडिटी है, सब उसको यूज करते हैं चाहे वो रिच हो या वो पुअर हो। सबकी नेसेसिटी खाना बनाने तो सॉल्ट का यूज होगा। सेकंड, टैक्स बर्डन। अब ये जो टैक्स था सॉल्ट का दैट वाज द टैक्स ऑफ स्लेवरी, गुलामी का टैक्स। तो इंडियंस को याद करवाता था ये टैक्स कि भाई हम गुलाम हैं, हम आजाद नहीं हैं। इसीलिए गांधी जी ने स्वराज को जोड़ दिया सॉल्ट के साथ, उसको सेंट्रल थीम बना लिया ताकि इंडिया के जितने भी लोग हैं सारे के सारे इन्वॉल्व हो जाए उस सॉल्ट सत्याग्रह में। चलिए इन क्वेश्चंस को देखते हैं फिर क्लास खत्म कर देंगे। Who launched civil disobedience movement in 1930? Yes, Mahatma Gandhi launched the CDM. CDM was officially launched with, yes, good, Salt March to Dandi. Dandi March began from, yes, Sabarmati. Dandi March ended at, Dandi is located in Surat, but हम डांडी ही मार्क करेंगे। Which prominent woman leader participated in salt satyagrah? Yes, it was Sarojini Naidu.
Which British viceroy was in power during the civil disobedience movement? Very good, Lord Irwin. The slogan "Do or Die" was associated with. हाँ, यस, वेरी गुड. अब ये मत समझो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ही होगा. इट वाज क्विट इंडिया मूवमेंट, जो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे. Which was not a feature of the civil disobedience movement? Yes, armed rebellion was not the feature. क्यों? क्योंकि वो तो नॉन वायलेंट सत्याग्रह था. गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन 1930s में हुआ था. डांडी मार्च 1932, 1931. ठीक है, ऑप्शन से. यस यस. चलिए यहीं तक रखते हैं क्लास को, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में. हाँ, पीडीएफ में करवा दूंगा, शाम तक करवा दूंगा. ठीक, ओके.